यहाँ पे मिड कैप मिड कैप इंडेक्स में भी हमें अच्छी खासी ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है और इसने अपना नया रिकॉर्ड पहले ही बना लिया था। अब उसके आगे और ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल करता हुआ, मजबूती हासिल करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ मिड कैप सेगमेंट में किस तरह की रणनीति लेकर के चलना है इस समय? हाँ, मिड कैप सेगमेंट के लिए चूँकि मिड कैप्स इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी की चीज़ें हैं, तो इसको समझने के लिए पहला तो मैं यही कहूँगा कि जैसे मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप पे एक बड़ा टारगेट के हिसाब से काम किया है। अगर किसी को लंबा काम करना है तो उस रिपोर्ट को पढ़ते रहे, उसके हिसाब से काम करें। अभी यहाँ से जो हो रहा है वो समझने की बात है और ये है कि आपको मिड कैप बहुत ओवरबॉट दिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिड कैप बहुत ओवरबॉट है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि मिड कैप में और ऑलमोस्ट 8 से 10% की रैली रह सकती है। हाँ, करेक्ट होगा कि सीधा जाएगा, ये तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंडेक्स है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स होते हैं इसमें। उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल रहेगा बिकॉज़ बहुत इसमें ट्रेडिंग नहीं रहेगी। लेकिन ये जो नया हाई बना है, ये मिड कैप इंडेक्स को यहाँ से 8 से 10% और मेरे हिसाब से 3 से साढ़े 3 से साढ़े 4,000 पॉइंट और 3,500 टू 4,500 पॉइंट तक और लेके जाना चाहिए इस इंडेक्स को धीरे-धीरे, यानी नॉट इन मोटा-मोटा 47,000 से 48,000 के बीच में कहीं पर? एटलीस्ट 47,000 के आस-पास तक तो जाना चाहिए मेरे अंदाज़े से। जी। तो ये मिड कैप इंडेक्स में अभी और गुंजाइश है, लेकिन अब यहाँ पे इंडेक्स को तो ट्रेड करते नहीं है तो मिड कैप सेगमेंट के अंदर पैसा कहाँ क्योंकि ये बहुत फिर फैल जाता है सेक्टर ये पूरा सेगमेंट जो है। इसमें पैसा कमाने के लिए आपको निवेश के हिसाब से ध्यान देना हो तो कौन से सेगमेंट्स, कौन से पॉकेट्स पकड़ने हैं? ओके, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट का स्ट्रैटेजी मैं एक थोड़ा-सा मिक्स करके बताता हूँ। इसके पहले अगर 2 मिनट साथ में स्मॉल कैप भी कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज़ वहाँ पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी, जी, बिल्कुल। और मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों को साथ में ही देखा जाना है बिकॉज़ जो म्यूचुअल फंड के फंड फ्लो आ रहे हैं, वो जी, ज़्यादातर अभी भी स्मॉल कैप में आ रहे हैं मिड कैप से भी ज़्यादा। तो मिड कैप जो आपने बोला वो इंटरेस्टिंग होगा फ्रॉम एफआई स्टैंड पॉइंट बिकॉज़ वहाँ पे उनको बेटर लिक्विडिटी मिलेगी। और स्मॉल कैप बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा फ्रॉम डोमेस्टिक सपोर्ट स्टैंड। वो हमेशा लैगर्ड ही रहता है स्मॉल कैप और अगर हमारा डिस्कशन सबको याद हो, तो हमने इसको टुवर्ड्स 15,000 14 एंड हाफ 13 एंड हाफ टू 14 एंड हाफ थाउज़ेंड तक का टारगेट डिस्कस किया था कि यहाँ तक इसको खींचना चाहिए। जितनी जल्दी होता जा रहा है यही एक तकलीफ की बात है, इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी मिड कैप में करीब 8 से 10% की, तो आप ये समझें कि हो सकता है कि स्मॉल कैप में हमें यहाँ से ओवरऑल 20% या उससे ज़्यादा रैली की भी बात करनी पड़े। बिकॉज़ मेरा जब भी सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस की तरफ आप जाएँगे, तो पूरा का पूरा जो काउंटिंग है वो पलट जाएगा। अब जब सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस की तरफ जाएँगे तो आपको टॉप पे रखना पड़ेगा माइक्रो, स्मॉल, उसके नीचे मिड कैप, उसके नीचे लार्ज कैप। ये आपके पेकिंग ऑर्डर होंगे। जब हम टफ़र इंटरेस्ट रेट बायस की तरफ जाते हैं, जब हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो हमारा पेकिंग ऑर्डर चलता है लार्ज कैप, उसके नीचे मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो, नैनो वैसे चलता है। मुझे लगता है डिफरेंशियल यहाँ पे स्मॉल कैप का और भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर बात वहीं पे आके अटक जाएगी, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक पिकिंग की जगह है, वहाँ पे आप इंडेक्स लेवल पे खाली देख के समझ सकते हैं, जी। लेकिन स्ट्रैटेजी आपको स्टॉक लेवल पे ही बनानी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मुझे लग तो रहा है अगर डिफरेंशिएटर अगर स्मॉल कैप बढ़ने वाला है 20% ये थोड़ा और ज़्यादा मतलब आप कह रहे हैं कि अभी ये 14,000 से ऊपर का इंडेक्स है, ये लगभग ढाई 3 हज़ार और बढ़ जाएगा यानी लगभग कहीं 17,000 के आसपास। हो सकता है उससे भी 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट ऊपर। जी। यानी साढ़े 17, 18 इन सब के बीच भी कहीं जा सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा कर के चल रहे हैं स्मॉल कैप का। तो फिर वापस सवाल वही है जो मैं मिड कैप के लिए पूछ रहा था, अब दोनों को जोड़ कर के पूछ लेते हैं, कि भई इनमें पैसा कहाँ कैसे लगाना है? देखिए, अब आपको इसमें जाना पड़ेगा, लार्ज कैप और सेक्टर रोटेशन करना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप इतने ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ तो ऊपर जा रहा है।
तो वहाँ पे आपको ध्यान ट्रेडिंग के हिसाब से लगाना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अब ध्यान चेंज करना पड़ेगा। मेरा कैसा अंदाज़ा है मैं समझाता हूँ, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अब यहाँ से जो सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि नहीं पार्टिसिपेशन होने का कारण था इनपुट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जियोपॉलिटिकल ये सारी चीज़ें थी। तो जियोपॉलिटिकल तो जाते नहीं जाएगा, लेकिन बाकी फैक्टर्स पॉज़िटिव दिख रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो लैगार्ड्स हैं, लैगार्ड सेक्टर्स हैं या जो लैगार्ड स्टॉक्स हैं, उसमें अच्छे क्वालिटी का पार्टिसिपेट करने का टाइम आ गया है। तो आपकी जो पोज़ीशनिंग होगी पहला ये होना चाहिए कि सबसे पहली पोज़ीशनिंग 1 से 2 साल के हिसाब से पहली पोज़ीशनिंग आपकी होनी चाहिए अब लार्ज कैप में, वो लार्ज कैप जिसमें आपको वैल्यूएशन अच्छे लगे जो लैगार्ड रह चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग एज़ अ सेक्टर लैगार्ड रहा है। ये बात और है कि आपको यहाँ से वैल्यूएशन उसका सैचुरेटेड दिखेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में आपको प्रीमियम एक्सपेंशन भी दिखेगा आगे आगे जाके। अभी जो मार्केट फैक्टर कर रहा है वो वही आरबीआई का रिस्क वेट फैक्टर कर रहा है, ग्रोथ फैक्टर नहीं कर रहा है। पहला आपका दिमाग में आना चाहिए कि लार्ज कैप का कॉम्पोज़िशन बढ़ना चाहिए। लार्ज कैप में कहाँ बढ़ना चाहिए, आप उसके वैल्यूएशन के हिसाब से समझेंगे। आप बोलेंगे कि एफएमसीजी में बढ़ा दो तो मुझे लगेगा मेरा डाउट रहेगा बिकॉज़ सेक्टर में एक तो वैल्यूएशन फ़ेवरेबल नहीं रहेगा, दूसरी चीज़ एल नीनो का कितना अगले साल इम्पैक्ट है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं। इसलिए दोनों एग्ज़ाम्पल दे दिया किस तरह के सेक्टर आपको चुनने चाहिए, लार्ज कैप में किस तरह के अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि कंजम्पशन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो एंसिलरीज़ ये केमिकल थोड़ा-सा अलग तरीके से, ये सब जो बास्केट है आने वाले समय में 1-2 साल में अच्छा करना चाहिए बिकॉज़ आपको रिलेट करना है सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस से और सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में ये सारे आपके फ़ेवरेबल सेक्टर्स मिलेंगे। आईटी को अलग रखूँगा मैं बिकॉज़ वहाँ पे वैल्यूएशन सैचुरेटेड है इसलिए आईटी को मैं सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में भी ग्रोथ में नहीं ले रहा, उसको ट्रेडिंग लॉन्ग में लेते हैं। लेकिन अब तरीका ये है आपका यहाँ पे अब मान लेते हैं कि हम अगर केमिकल पे 1-2 साल से में पॉज़िटिव होने वाले हैं। क्योंकि केमिकल का जो साइकिल है डाउन साइकिल है, वो 2 साल से 3 साल से 4 साल तक एक्सपैंड हो सकता है। इतना उसमें देखा गया है। अब ये मामला आ रहा है कि शायद 2 साल तो कंप्लीट हो गया है। तो अगर 3 साल में ये साइकिल अगर रिवर्स होने वाला है, फिर से पॉज़िटिव होने वाला है, तो उसकी फैक्टरिंग मार्केट शुरू करेगा अब से लेके 3-4 महीने के अंदर। लेकिन अगर 4 साल का है, अगर वो साइकिल जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को भी अभी सप्लाई साइड पे बहुत क्लैरिटी नहीं है। चाइना का डंपिंग अभी भी एग्री साइड ऑफ केमिकल्स वैसे समय में चल ही रहा है। तो अगर 4 साल का साइकिल जाता है, तो हो सकता है कि केमिकल में एंटर करके आपको 1 साल का वेट करना पड़े। इसको दिमाग में रख के आप इस तरह के सेक्टर में एक बास्केट बना सकते हैं। बास्केट क्यों बना सकते हैं? पहला तो केमिकल सेक्टर अपने आप में समझ में आता नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें बहुत ही डाइवर्स टाइप की चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास केमिकल कंपनीज़ हैं जो कि एग्री सेक्टर्स पे ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं। आपके पास केमिकल कंपनीज़ हैं जो कि फ़ार्मा को ज़्यादा सप्लाई करते हैं। आपके पास ऐसी केमिकल कंपनीज़ हैं जो कि स्पेशल केमिकल बनाते हैं जो एक क्लियर स्पेसिफिक एरिया को एड्रेस करते हैं। आपके पास केमिकल कंपनीज़ हैं जो कि ग्लोबली एक्सपैंड करते हुए इन तीनों चारों का बेनिफिट लेते हैं। तो बहुत अलग-अलग तरीके का कॉम्प्लिकेटेड है केमिकल में, तो करना क्या चाहिए बेनिफिट होने के लिए? अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो जब मार्केट नीचे होता था, तो मैं कहता था किसी स्टॉक में आप 2 से 3% तक का पोज़ीशन लेके जाइए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक सेक्टर में जैसे मैं बना रहा हूँ, एक सेक्टर में मान लेते हैं केमिकल एज़ अ सेक्टर मुझे 1 से 2 साल के लिए लेना है एज़ इन्वेस्टर। करना ये है कि आप उस सेक्टर को 3% का वेट दीजिए, स्टॉक को मत दीजिए। 3% का स्टॉक सेक्टर को वेट दीजिए, 5% तक एक्सपेंडेबल रखिए उसको, कि उस सेक्टर को मैं 5% तक लेके जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो मरा हुआ सेक्टर है, फ़ोकस आने वाला समय ठीक हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं। और इस 3% का जो आप एक स्टॉक लेते थे, इस 3% में 4 स्टॉक का एक बास्केट बनाइए, 4 या 5% स्टॉक का जो भी आपको लगता है। तो 1 लाख रुपए एक में नहीं डाल के 4 सेलेक्ट कीजिए डाइवर्सिफाइड जैसे मैंने समझाया, उस हिसाब से समझ के आप 4 स्टॉक समय अगर सेलेक्ट करेंगे तो टाइम टू टाइम एक-एक करके मूवमेंट आता रहेगा, आपकी डाइवर्सिफिकेशन इनफ रहेगी
तो आपका रिस्क कंटेन होगा और आपको आने वाले समय में फ़ायदा ज़्यादा होगा। एट दिस लेवल डाइवर्सिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। बहुत ज़्यादा न पोर्टफ़ोलियो को आप श्रिंक करके नहीं रख सकते हैं आज के तारीख में। वैसे ही जब आप कंज़म्पशन या कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स आप एक बास्केट उठाते हैं, तो कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत चीज़ें हैं ना, आपको वॉशिंग मशीन भी मिलेगा, आपको केबल्स एंड वायर्स भी मिलेगा, आपको कंज़म्पशन में आपको एसी भी मिलेगा, फ्रिज भी मिलेगा, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब अगर आपको बास्केट बनाना होगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप एक स्टॉक लेके बैठ सकते हैं, तो कुछ एक हैं जैसे चीज़ें, जो नहीं चले हैं लेकिन उनका परफ़ॉर्मेंस कोई खराब नहीं है, उन पे वेट लग सकता है। तो उन सब सेक्टर्स में जाके उनका 3-3 4-4 स्टॉक का बास्केट एलोकेट कीजिए। एक स्टॉक के एलोकेशन को 4 या 5 स्टॉक या 3 स्टॉक जैसा भी ठीक लगता है उसको तोड़िए और ऐसा इन्वेस्टमेंट बास्केट बनाइए और इसको आप 2 साल का टाइम दीजिए। अगर 1 साल में बन गया तो आपके हाथ में है, नहीं भी बना तो अभी तक जो कमाई आपकी चल रही है वो तो चलेगी ही चलेगी। ये वाली चीज़ें आपको अगले 2 साल के लिए तैयार कर देंगी। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में सेक्टोरल बास्केट जो आपको बनाना होगा इंक्लूडिंग लार्ज कैप, इस तरह से मेरा अंदाज़ा है जैसे मैं बनाया। जी।